जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम टेट आर्ट्स के लिए आपको कंटेंट लेके आ रहे हैं और आज हम पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट तक आपको डिस्कस कर लिया है। आज हम इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमारे स्क्रीन के सामने वीडियोस थी, पर ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज हम स्क्रीन के सामने आपको वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। तो आज की वीडियो जो हमारे पास रहने वाली है वो हमारे पास पेन टैब वाली रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम कहां से कहां तक आता है। आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 के बीच आर्टिकल के अंदर आता है इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। आपको पता भी होगा इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में दो आपके पास होते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। तो जो हमारे पास लोकसभा राज्यसभा ये जो मॉडल रहा है, ये हमने एक किसी कंट्री से अडॉप्ट किया था। तो वो कंट्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए। यूके से हमने इसको अडॉप्ट किया है। और एक और बात आपको डिस्कस करनी थी, यहाँ पे जो पार्लियामेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका जो डिजाइन है वो किसने बनाया है था। तो पार्लियामेंट का डिजाइन बनाया था हमारे पास हेबर्ट बेकर ने। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेबर्ट बेकर, BACKER। तो इन्होंने हमारे पास पार्लियामेंट का डिजाइन किया था। तो ये जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 79 से 122 है, इसके अंदर हम इंडियन पार्लियामेंट को डिस्कस करते हैं, भारतीय संसद को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों चीजें आती है। और ये वाला मॉडल हमने कहां से लिया है, यूके से हमने लिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे जल्दी से बताया, जो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस थी वो आपको कैसी लगी, कंटेंट कितना यूजफुल रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास लोकसभा क्या होता है। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लोकसभा को हम निचला सदन भी बोलते हैं। एक और नाम से हम लोकसभा को मानते हैं, जिसको बोलते हैं हम हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल भी हम किसको बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा ये चुनी जाती है, तो इसलिए हम हाउस ऑफ द पीपल इसको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो टोटल हमारे पास 550 मेंबर्स रहते हैं लोकसभा में, ठीक है, जिसमें से आपके पास स्टेट से 530 मेंबर्स आते हैं और यूटी से हमारे पास 20 मेंबर्स आते हैं। पर अभी करंट में जो कितने सदस्य हमारे पास लोकसभा के हैं, तो कितने हमारे पास करंट में सदस्य हैं, वो है आपके पास 543 सदस्य। कितने हैं हमारे पास 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्य से आते हैं, यूनियन टेरिटरीज से कितने आते हैं, 13 आते हैं। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी लोकसभा से। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास लोकसभा है, ठीक है दोस्तों, उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आपको पता है हमारे पास हर 5 साल बाद क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन जो चुने जाते हैं वो कहाँ, हमारे पास लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में कितने हमेशा कार्यकाल कितना रहता है, लोकसभा का हमारे पास 5 साल का कार्यकाल ये रहता है। और इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, हम डायरेक्ट इलेक्शन इसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन इसको हम बोलते हैं, बहुमत प्रणाली भी हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। इससे पहले क्या होता था हमारे पास लोकसभा में ना, 2 मेंबर जो होते थे हमारे पास, 2 मेंबर्स को पता कौन चुनता था, प्रेसिडेंट 2 मेंबर को क्या करता था, चुनता था। राष्ट्रपति हमारे पास 2 मेंबर को चुनता था। बट वो मेंबर कौन कौन होते थे दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, एंग्लो इंडियन मेंबर को वो चुनता था, ठीक है। तो बट अब जो 104th संशोधन हुआ था, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, जो 104th संशोधन हुआ था 2019 में, अब ये खत्म कर दिया है कि अब कोई भी प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो कोई भी मेंबर को नहीं चुन सकता लोकसभा में, ठीक है। पहले कितने मेंबर को चुन सकता था, 2 मेंबर्स को चुन सकता था। बट 104th संशोधन हुआ हमारा 2019 में, तो अब क्या था, इस अमेंडमेंट में कहा गया कि वो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन व्यवस्था समाप्त की गई है। मतलब अब वो एंग्लो इंडियन जो मेंबर चुनता था, अब वो खत्म कर दिया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता कि कौन सी अमेंडमेंट में अब वो मेंबर खत्म हो गए, एंग्लो इंडियन मेंबर जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे, तो वो कौन सी अमेंडमेंट में खत्म हुए, 104th अमेंडमेंट में, 104 संशोधन में वो खत्म हो। तो आप लोगों को इतना काफी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे,
वो है राज्यसभा को। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये पता होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा को हम कौन सा हाउस बोलते हैं, अपर हाउस, उच्च सदन, अपर हाउस हम इसको बोलते हैं, उच्च सदन हम इसको बोलते हैं राज्यसभा को। कुल इसमें कितने सदस्य हैं अभी, तो 245 इसमें सदस्य, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें, 250 इसमें मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और 238 जो कि कहां से आते हैं, राज्य से आते हैं, स्टेट से आते हैं। और दोस्तों एक और बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो जैसे लोकसभा में था 2 मेंबर कौन चुनता था, राष्ट्रपति चुनता था। अभी इसमें कितने, 12 मेंबर, 12 मेंबर, मतलब 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, उनको कौन चुनता है, उनको चुनता हमारे पास प्रेसिडेंट। कौन चुनता है उनको, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा के 12 मेंबर को। और वो जो 12 मेंबर है वो किस फील्ड से रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो फील्ड आपको पता होनी चाहिए, किन किन फील्ड से वो 12 मेंबर रहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, विज्ञान, कला, साइंस, आर्ट्स, साहित्य, समाज सेवा में से रिलेटेड होते हैं वो 12 के 12 लोग। और उनको कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। तो कई बार आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं उनको कौन चुनता है, ठीक है। तो वो उनको कौन चुनता है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनता है, प्रेसिडेंट उनको चूज करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा के। लोकसभा के जो 2 मेंबर थे उनको पहले वो चुनता था, बट 2019 के बाद अब वो उनको नहीं चूज करता। तो नेक्स्ट आपके पास जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 6 वर्ष का, ठीक है। 6 साल तक राज्यसभा का कार्यकाल होता है। यही वेरी एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि जो राज्यसभा वो दोस्तों परमानेंट हाउस है, राज्यसभा है जो वो परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस हम राज्यसभा को बोलते हैं, परमानेंट हाउस मतलब निरंतर सदन, ठीक है। ये आपके पास डिस्क्वालीफाई नहीं होता कि 5 साल बाद, जैसे हमारे पास लोकसभा क्या होता है, दोबारा से इलेक्शन होते थे, पर राज्यसभा का कार्यकाल कभी आपके पास भंग नहीं होता, ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। हाँ, एक और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के हर 1/3 सदस्य, ये कई बार क्वेश्चन आया, 1/3 जो मेंबर रहते हैं राज्यसभा के, ठीक है, वो हर 2 साल बाद क्या होते हैं दोस्तों, रिटायर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3 मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं वो हर 2 साल बाद क्या होते हैं दोस्तों, रिटायर होते हैं। यहां मैंने लिखा भी है 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। कहां पे, राज्यसभा में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। राज्यसभा का दोस्तों आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे लोकसभा की थी 25 साल तक होती है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, लोकसभा में 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा में दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अच्छा, जो राज्यसभा का जो आपके पास चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो हमने जब वॉइस प्रेसिडेंट पढ़ा था वहां पे डिस्कस किया था कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों, हमेशा वाइस प्रेसिडेंट रहता है, उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट क्या रहता है आपके पास, राज्यसभा का अध्यक्ष रहता है। उप राष्ट्रपति क्या रहता है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन राज्यसभा से रिलेट थी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो अपने पास नोट कर ले। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे एक टेबल जैसा बनाया है, ये टेबल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स कितने होते हैं दोस्तों आपके पास, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 550 किसमें, लोकसभा में, और राज्यसभा में मैक्सिमम कितने होते हैं दोस्तों, 250 होते हैं। वर्तमान में अभी कितने मेंबर लोकसभा में, तो ये दोस्तों कंफ्यूज कर, दोनों ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पूछा होगा कि मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा, मैक्सिमम मेंबर कितने लोकसभा में, तो 550 होंगे, ठीक है। और पूछा होगा कि वर्तमान में, तो एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर, तो एट प्रेजेंट कितने दोस्तों, 543 मेंबर है। वहीं अगर राज्यसभा में की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर कितने दोस्तों, 250, ठीक है। और लोकसभा में कितने, और दोस्तों आपके पास अभी कितने राज्यसभा में मेंबर, 245 मेंबर है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, टर्म कितना होता है, 5 सालों के लिए, और राज्यसभा का टर्म कितना होता है, 6 सालों के लिए। लोकसभा के लिए हमेशा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के लिए क्या होते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा के लिए हमारे पास वोट कौन डालता है दोस्तों, एमएलए, हमारे जो एमएलए हम चुनते हैं वो राज्यसभा के लिए वोट डालता है। अच्छा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए लोकसभा की
लोकसभा की कितनी सीटें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? तो लोकसभा की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में है। और राज्यसभा की कितनी सीटें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? 3 सीटें हैं राज्यसभा की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें दोस्तों? 3 सीटें हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो रहता है आपके पास कि चेयरमैन कौन होता है लोकसभा का? तो लोकसभा का चेयरमैन क्या होता है दोस्तों? स्पीकर होता है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और जो आपके पास राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा का चेयरमैन क्या क्या रहता है दोस्तों? आपके पास वाइस प्रेसिडेंट रहता है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या रहता है आपके पास? चेयरमैन रहता है। कहाँ का? अध्यक्ष रहता है राज्यसभा का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेबल है, एक छोटा सा टेबल मैंने आपके सामने बनाया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लेजिस्लेटिव ऑफ अदर कंट्रीज। हाँ जी, यूएसए में जो पार्लियामेंट है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कांग्रेस बोलते हैं। जापान की क्या है दोस्तों? डाइट है। रशिया की क्या है? डूमा है। और इसराइल की नेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आई हुई भी है। इसराइल की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? नेस्ट है। और जर्मनी की क्या है दोस्तों? बुंडा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस, डाइट, डूमा, नेस्ट और बुंडा। तो ये आपको कई बार एग्जाम में पूछी है, मैंने यहाँ पे लिख ली। इनके पार्लियामेंट के नाम कई बार पूछ देते हैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पास इंडिया है, इंडिया की पार्लियामेंट जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? इंडिया की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, संसद। क्या बोलते हैं हम उसको? संसद बोलते हैं इंडिया की पार्लियामेंट को। ठीक है। वैसे यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस, जापान की पार्लियामेंट को डाइट, रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा और इसराइल की पार्लियामेंट को नेस्ट और जर्मनी की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? बुंडा बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास लोकसभा कार्यकाल और उसकी योग्यता। हाँ, तो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, जो आपके पास लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 साल बाद वो क्या हो जाती है दोस्तों? भंग हो जाती है। ठीक है, दोबारा से क्या हो जाते हैं? लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर 5 ईयर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा एनी टाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस लाइन को मैं बोलूंगा। ठीक है, जो आपके लिए पीडीएफ बनाई गई है तो ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको बनाई गई है। ठीक है, और इसमें हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा एनी टाइम। प्रेसिडेंट लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। और कौन से आर्टिकल के अंदर भंग कर सकता है? तो ये भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, उसकी पावर में हमने डिस्कस किया था। राष्ट्रपति जब हमने डिस्कस किया था उसकी पावर में हमने ये पढ़ा था कि वो कभी भी क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये हमने उसकी पावर्स में पढ़ा था। और कौन से आर्टिकल्स के अंदर भंग करता है? जिन बच्चों को पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास मैं आपको डिस्कस कर दूं यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 85 क्लॉज 2, इसके अंदर क्या कर सकता है? वो कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है, भंग कर सकता है। तो और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि वो क्या है दोस्तों? एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा क्या है दोस्तों? एक परमानेंट हाउस है। और लोकसभा का भारत का नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको कभी भी पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारा हेड बनता है तो उसको भारत का नागरिक होना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लोकसभा की योग्यता कितनी होती है? ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कितनी योग्यता रहती है दोस्तों? मिनिमम एज कितनी रहती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए? 25 साल रहती है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। तो एक प्रकार से अगर आप डिफरेंस वाइज इसको डिस्कस करेंगे तो आपको जल्दी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि लोकसभा की क्या इसकी पावर्स है और राज्यसभा की क्या पावर्स है। तो नेक्स्ट आपके पास स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर क्या रहते हैं आपके पास? लोकसभा के स्पीकर रहते हैं लोकसभा के। देखो दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए लोकसभा में अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर आपके पास? 543 मेंबर हैं। ठीक है, और इलेक्शन जो रहते हैं आपके पास उनको कौन, जो डेट ऑफ इलेक्शन उसको कौन फिक्स करता है? हमारे पास राष्ट्रपति फिक्स करता है, प्रेसिडेंट उसको फिक्स करता है। इफ द ऑफिस फॉल वैकेंट द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मस्ट इलेक्टेड एज अ स्पीकर। अगर आपकी लोकसभा खत्म होती है तो जो अगली लोकसभा आएगी उसका जो आपके पास स्पीकर है वो कहां से चुना जाता है? लोकसभा से चुना जाता है। तो अभी आप मुझे ये बताओ जल्दी से दोस्तों, रिसेंट वाली, कि अभी जो हमारे पास स्पीकर है वो कौन है हमारे लोकसभा के? अभी एट प्रेजेंट में हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, ओम बिरला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, अभी इस टाइम कौन सी लोकसभा बैठी है, 17th बैठी है, 18th बैठी है, 19th बैठी है या 16th बैठी है। तो अभी कौन सी लोकसभा बैठी है, जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। आई होप आप सभी को पता भी होगा। अभी दोस्तों 18वीं लोकसभा बैठी है, जिसके स्पीकर कौन है दोस्तों, ओम बिरला जी है। वेरी इंपॉर्टेंट कि एट प्रेजेंट हमारे जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो कौन है, तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट आपका कंडीशन लीडिंग टू वैकेंसी, पद रिक्त होने की स्थिति। तो ये आपके लिए वेरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पता होना चाहिए अगर स्पीकर, देखो दोस्तों स्पीकर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जो स्पीकर है वो आर्टिकल नंबर कौन से में आता है, आर्टिकल नंबर 93 में वो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्पीकर जो इलेक्टेड होता है वो किसके द्वारा इलेक्टेड होता है, लोकसभा में से कोई एक मेंबर, स्पीकर हमारा इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो स्पीकर का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए अभी कौन सी लोकसभा बैठी है, अभी बैठी है 18वीं लोकसभा, ठीक है, जिसके एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है हमारे पास, ओम बिरला जी इसके स्पीकर है। नेक्स्ट आपके पास लोकसभा जो स्पीकर होता है हमारा लोकसभा का, वो अपना इस्तीफा किसको देता है, ठीक है, वो अपना इस्तीफा किसको देता है, तो वो देता है हमेशा इस्तीफा अपने डिप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। डिप्यूटी स्पीकर को वो अपना क्या देता है दोस्तों, इस्तीफा देता है। कौन, स्पीकर जो हमारे पास अध्यक्ष रहता है लोकसभा का। तो ये, और उसको 14 दिन के अंदर ये आपको करना पड़ता है, तो इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको कभी लोकसभा का अध्यक्ष को हटाना हो, स्पीकर को हटाना हो, तो वो हमेशा कौन सी आपके पास मेजोरिटी से हटता है, तो वो हमेशा पता होना चाहिए आपका स्पेशल मेजोरिटी से वो रिमूव होता है। आगे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे वहां पे आपको स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि जो आपके पास स्पीकर है, अध्यक्ष है हमारे पास लोकसभा का, उसको कौन सी मेजोरिटी से हटाया जाता है, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाता है, विशेष बहुमत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास, हाँ, हमारा जो लोकसभा का पद है वो कभी भी खाली नहीं रहता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब देखो दोस्तों मान लो इलेक्शन चले हैं, ठीक है, इलेक्शन चले हैं, तो उस टाइम हमारे पास क्या, लोकसभा का पद कभी भी खाली नहीं रहता जब तक नई कोई लोकसभा बैठती है। तो अध्यक्ष तब तक पद नहीं छोड़ता जब तक कि नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती। मतलब पुराना जो अध्यक्ष है हमारे पास लोकसभा का, वो तब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक कोई उसमें नया स्पीकर या नया अध्यक्ष अपॉइंट नहीं किया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बिंदु भी मैंने इसको लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इलेक्शन आ गए तो अपना स्पीकर अपना पद छोड़ देगा। जो हमारे देश का स्पीकर बनेगा, अध्यक्ष बनेगा लोकसभा का, वो तब तक अपना पद नहीं छोड़ सकता जब तक नया कोई उस पर अपॉइंट नहीं किया जाए। तो ये बात आप हमेशा लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूंगा, अपने पास नोट कर ले। नेक्स्ट आपके पास रोल्स एंड पावर ऑफ द स्पीकर। अच्छा, क्या क्या हम आपके पास लोकसभा अध्यक्ष की भूमिकाएं और क्या क्या उसके पास शक्तियां हैं। तो ये दोस्तों शक्तियों से उसके क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली शक्ति जो रहती है आपका, अध्यक्ष लोकसभा के संवैधानिक प्रमुख और पीठासीन अधिकारी होता है। मतलब जो हमारे पास स्पीकर होता है हमारे पास लोकसभा का, वो हेड होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं हम उसको लोकसभा का, ठीक है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या बोलते हैं हम उसके, स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, स्पीकर हम बोलते हैं। स्पीकर क्या होता है दोस्तों, हेड होता है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हमारे किसका, लोकसभा का स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात, ठीक है। एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में वो अपना इंप्लीमेंशन देता है, संसदीय परंपराओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, ये भी इसकी पावर्स है। लोकसभा भंग होने के बाद भी वो पद पर बने रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, कंटिन्यू इन ऑफिस इवन आफ्टर लोकसभा इज डिसॉल्व। तो जल्दी से मुझे ये बताओ पहले तो आप, ये लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर देंगे आप, लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है, इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दो। अभी अभी मैंने आपको बताया था जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कौन कर सकता है आपके पास, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है आपके पास कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हमारे पास लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंदर डिसॉल्व कर सकता है, आर्टिकल नंबर 85 अभी मैंने बताया। बट अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी फिर भी हमारा जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो तब तक उस पद पर रहता है, मतलब उसका पद कभी नहीं, मतलब उसको पद से कभी नहीं हटा सकता अगर लोकसभा हमारी भंग भी हो गई।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल दूं मैं इसको, लोकसभा भंग होने के बाद भी पद पर हमेशा बने रहते हैं कौन? स्पीकर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये अभी आपको बताया आर्टिकल नंबर 93 के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लोकसभा ये आपको मैंने बता दिया अपना वो क्या बोलते हैं, लोकसभा को जब भी हम हटाते हैं तो अपना रेजिग्नेशन अगर स्पीकर ने देना तो वो किसके पास देता है? डिप्यूटी स्पीकर के पास देता है। डिप्यूटी स्पीकर के पास वो अपना रेजिग्नेशन देता है, उसको 14 दिन का समय उसको देना चाहिए अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे रहा है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए लाइन, ये हमने पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका भारतीय संसद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की भूमिका। हाँ, जो उसकी पावर्स है आपके पास लोकसभा की, वो क्या रहती है आपके पास? एक तो कोरम को बनाए रखना, मतलब कोरम का मतलब आपके पास की 10% लोग तो आपके पास हमारे लोकसभा में प्रेजेंट चाहिए चाहिए। ठीक है, अगर 10% लोग, मान लो कितने लोकसभा में कितने मेंबर है? 543 मेंबर है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 543 का 10% लगभग आपके पास 125 लोग तो हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए। 125 के आसपास दोस्तों परसेंटेज निकाल लेना। तो न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए हमारे पास लोकसभा की कार्यवाही में? 10% लोग हमेशा प्रेजेंट चाहिए आपके लोकसभा की कार्यवाही में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोरम भी बोलते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 100 के अंदर ये बात कही गई है। तो नेक्स्ट आपके पास इसकी पावर्स में, ठीक है, हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पावर, इसको अपने पास रख लो। ठीक है, अपने पास नोट कर लो इसको। ये हमेशा ना कास्टिंग वोट भी करता है, लोकसभा वोट कर सकता है किसी भी बिल के लिए। कास्टिंग वोट का मतलब है निर्णायक मत। मान लो अगर 500 बंदा आया हुआ है हमारे लोकसभा में, ठीक है, 250 ने इस बिल के लिए वोट डाल दी, 250 ने इस बिल के लिए वोट डाल दी। ठीक है, 250 लोग मतलब किसी बिल को क्या कर रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। 250 बंदे किसी बिल को क्या कर रहे हैं? ना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या हो गया दोस्तों? ये डेड लॉक हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम डेड लॉक बोलते हैं। तो ये जो डेड लॉक हो गया, तो इसके बीच अब जो बिल है उसमें हाँ वाले लोग भी 250 हो गए, ना वाले लोग भी 250 हो गए। तो इस पे ऐसी जब भी सिचुएशन आती तो उस पे वोट कौन डालता? हमेशा स्पीकर वोट डालता है, लोकसभा का अध्यक्ष उसमें वोट डालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कास्टिंग वोट बोलते हैं, निर्णायक मत हम इसको बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाली लाइन। नेक्स्ट जो लाइन है आपके पास वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? स्पीकर। हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों में ये बात कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि अध्यक्ष भी बोले जा रहे हैं स्पीकर भी बोले जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो रहती है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहती है। तो जो हमारे पास स्पीकर होता है लोकसभा का, वो हमेशा ज्वाइंट सीटिंग कर सकता है। ज्वाइंट सीटिंग को क्या करता है? प्रिजाइड करता है। ज्वाइंट सीटिंग को क्या करता है? वो प्रिजाइड करता है। ज्वाइंट सेशन भी यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एचपी टैट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है उसको कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे हम ज्वाइंट सीटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ये आर्टिकल नंबर, इसका आर्टिकल हमेशा याद रखना, 108 इसका आर्टिकल होता है। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है जब हम प्रेसिडेंट वाली पावर्स प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे, वहां मैंने ज्वाइंट सीटिंग के बारे में आपको बताया था। ये भी आपको बताया था कितनी बार ज्वाइंट सीटिंग हुई है हमारे देश में, 3 बार ज्वाइंट सीटिंग हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वो पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो, 3 बार कब हमारे देश में ज्वाइंट सीटिंग हुई है। और ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल कौन सा रहता है? हमेशा 108 आर्टिकल रहता है। और ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसको अपने पास लिख लो। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके पास, नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है आपके पास, धन विधेयक प्रमाण। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल को कौन बताता है दोस्तों कि ये जो बिल है आपके पास लोकसभा में वो मनी बिल है या नहीं है? तो ये कौन बताता है? हमेशा स्पीकर बताता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष ये बताता है हमें कि ये जो बिल लाए हैं आप, ये मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है। तो ये भी कौन बताता है हमारे पास? स्पीकर बताता है, अध्यक्ष बताता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष हमारे पास ये बताता है कि जो बिल आप लोग लेके आए हैं इसे मैं मनी बिल कंसीडर करता हूं। आर्टिकल नंबर 110 में ये बात कही गई है, और इसका आर्टिकल नंबर आपको बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 110 के अंदर आता है।
संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन हम जिसको बोलते हैं, ज्वाइंट सीटिंग हम बोलते हैं, कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो ये अब बात कही गई है 108 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। हाँ, एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट कि दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्य को अयोग्य कौन बताता है? तो ये बताता है हमारे पास स्पीकर ही बताता है। मतलब कि अगर कोई भी मिनिस्टर आपके पास अपना दल बदल लेता है, ठीक है, दल बदल लेता है, जैसे बीजेपी से कांग्रेस में आ गया, तो उसकी अध्यक्षता को कौन रद्द कर सकता है? उसकी अध्यक्षता को कौन रद्द कर सकता है? तो वो भी आपके पास कौन रद्द कर सकता है? हमारे पास स्पीकर ऑफ लोकसभा रद्द कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन सी अनुसूची में आता है? यहां तो मैंने मेंशन कर दिया 10वीं अनुसूची में, पर मुझे आपने इसका संशोधन बताना है। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें जरूर देखो। मैं हर एक नेक्स्ट जो वीडियो आती है उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम दल बदल कानून बोलते हैं, ये कौन से संशोधन में आया था और कौन सी गवर्नमेंट में आया था? ये हमने सारा डिस्कस किया है। वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था, या जब हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया दोस्तों, जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे वहां पे, ठीक है, अनुसूचियां जब हमने पढ़ी थी, तो वहां पे मैंने ये सारी अमेंडमेंट संशोधन आपको बताए थे और अनुसूचियों के बारे में बताया था। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करो दोस्तों, जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो नेक्स्ट जो रहता है आपके पास, रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए विभिन्न जितनी भी हमारे पास पार्लियामेंट कमेटी होती है दोस्तों, आपने सुना भी होगा, व्यापार सलाहकार समिति होगी, ठीक है, रूल कमेटी होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो ये सारी कमेटी हमारे पास पार्लियामेंट कमेटी बनाता है, ठीक है। तो जो उनके चेयरमैन होते हैं, पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं, उनको भी कौन चुनता है दोस्तों? हमारे पास स्पीकर चूज करता है। तो ये जितनी भी हमने अभी पावर्स पढ़ी, ये शक्तियां पढ़ रहे हैं हम किसकी? लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां पढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन भी। हाँ, जो हमारे पास दो ऐसी कमेटी है, एक बिजनेस, इसको याद रख लेना, बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और एक और बोलते हैं हम रूल कमेटी। इसका हेड कौन होता है दोस्तों? इसका हेड हमारे पास कौन होता है? हमारे पास स्पीकर ही होता है। तो लोकसभा की दो ऐसी कमेटी है जिसका हेड कौन होता है? आपका स्पीकर ही होता है। हाँ, 2-3 और कमेटी आपको बता दूं, जैसे कि आपने सुना भी होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? उनके चेयरमैन को कौन चूज करता है? स्पीकर चूज करता है, ठीक है। और 22 उसमें मेंबर होते हैं। एस्टीमेट कमेटी आपने सुन रखा होगा, 1950 में आई थी, ठीक है। उसको भी कौन चूज करता है? लोकसभा में वो आती है, जो उसका चेयरमैन होता है उसको कौन चूज करता है? स्पीकर चूज करता है। तो इन कमेटी के बारे में हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही आपको एग्जाम में ये आता है। जनरली मैंने आपको बताई है, जितनी भी पार्लियामेंट कमेटी है उनके जो चेयरमैन है उनको कौन चूज करता है? स्पीकर चूज करता है। और स्पीकर खुद चेयरमैन कितनी कमेटियों का होता है? हमेशा 2 कमेटी का स्पीकर चेयरमैन रहता है। कौन कौन सी कमेटी है वो आपके पास? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास स्पीकर है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, उसका रैंक क्या है? हमारे संविधान प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस बोलते हैं, उसका जो रैंक क्या है, वो कौन सा रैंक रहता है दोस्तों? स्पीकर का हमेशा हमारे देश में 7th रैंक। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूंगा। तो जो हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारे को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम प्रेसिडेंट को, मतलब उसका रैंक क्या है? फर्स्ट रैंक है। वैसे हमारे पास जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसका पोजीशन कौन सी है या रैंक कौन सा? उसका 7th रैंक है। और ये कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि जो हमारे पास कौन, जीवी मालवंकर थे, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी इनको हम बोलते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे हमारे पास? जीवी मालवंकर, ठीक है, मावलंकर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जब अपना लोकसभा अध्यक्ष की थी तो इन्होंने ब्रिटिश परंपरा को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में कि गांधी टोपी पहनकर हमारे स्पीकर, ऐसे कौन से स्पीकर थे जो गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे।
और जीवी मावलंकर को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट में कौन स्पीकर हमारे पास, ओम बिरला जी हमारे पास एट प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर है, लोकसभा के अध्यक्ष है। तो कंफ्यूज मत होना हिंदी इंग्लिश में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इससे डिस्कस करने वाली बात, हाँ एक और आप नाम अपने पास याद रख लो, पीए सांगवान, पीए सांगम, ठीक है। ये हमारे पास पहले ट्राइबल फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर रह चुके हैं हमारे पास लोकसभा के, जो जनजातीय क्षेत्र से आते हैं। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर कौन थे हमारे पास, पहले जनजातीय क्षेत्र के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके पास, पीए सांगम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम बिरला आजकल चले हुए हैं, और फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे पास, जीवी मावलंकर थे। तो ये अपने पास नोट कर ले। तो नेक्स्ट हम राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा का ना सेम जैसा फंक्शन रहता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए जो आपके पास राज्यसभा का मॉडल है, कि राज्यसभा को, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है हमारे पास, अभी अभी मैंने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या रहता है आपके पास, राज्यसभा का चेयरमैन रहता है, अध्यक्ष रहता है। और ये जो मॉडल था ये हमने कहां से उठाया है, तो ये हमने कहां से उठाया दोस्तों, यूएसए से उठाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए से हमने उठाया है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो यूएसए में भी हमारे पास ऐसा ही सेम होता है। तो यूएसए से हमने यहाँ से उठाया था। हाँ एक और क्वेश्चन आपको बता दूं कि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो कैसे होंगे। तो इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कौन वोट डालता है दोस्तों, अभी बताया था आपको मैंने, एमएलए हमारे पास क्या डालते हैं, वोट डालते हैं इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के लिए। और ये जो प्रोसीजर है हमने कहां से उठाया था, ये हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है। हम आपके लिए जल्द ही मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे पॉलिटी का, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हर्ट जरूर करें। तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा है जो हमारे पास, वो क्या है आपके पास, कहां से उठाया गया हमारे पास, साउथ अफ्रीका से हमने उसको उठाया था। और ऐसा कहाँ होता है कि जो चेयरमैन होता है हमारे पास वो भी वाइस प्रेसिडेंट रहता है, तो ये भी हमने कहां से उठाया, यूएसए से उठाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन आपके पास, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो उपाध्यक्ष आपके पास अध्यक्ष बन जाता है। मतलब जो आपके पास, कई बार मैंने आपको जब वॉइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब भी प्रेसिडेंट का पद कभी खाली हो, राष्ट्रपति का खाली हो, तो वहां पे प्रेसिडेंट की जगह कौन ले लेता है, वॉइस प्रेसिडेंट ले लेता है। अब जब ऐसा कभी हुआ होगा कि प्रेसिडेंट की जगह किसने ले ली होगी, वॉइस प्रेसिडेंट ने ले ली होगी, वॉइस प्रेसिडेंट का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो वॉइस प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठता है दोस्तों आपके पास, डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन क्या बैठता है आपके पास, वाइस प्रेसिडेंट की जगह लेता है। तो केवल उपराष्ट्रपति के हटने पर ही अध्यक्षा हटाई जा सकती है, तो इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ जी, एक और बात आपको इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास कास्टिंग वोट, जैसे आपके पास स्पीकर वोट डालता था, अब आपको पता है कि 250 मेंबर है आपके पास, मान लो 250 मेंबर के क्या आपके पास राज्यसभा में, ठीक है, मान लो 200 मेंबर वहां पे एट प्रेजेंट है, तो 100 बंदों ने हाँ कर दी, 100 बंदों ने क्या कर दिया, किसी बिल को ना कर दी, ठीक है। 100 बंदों ने ना कर दी, 100 बंदों ने क्या कर दिया आपके पास, हाँ कर दी। तो एक प्रकार से डेडलॉक वाली स्थिति आ जाती है। तो उस पर वोट कौन डालता आपके पास, स्पीकर। लोकसभा में कौन डालता था वोट, स्पीकर डालता था। अब यहाँ पे दोस्तों कौन वोट डालता है, यहाँ पे डालता है आपके पास उपराष्ट्रपति, चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन क्या डालता है, ऐसी स्थिति में वोट डालता है। ऐसी वोट को क्या बोलते हैं हम, कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो रहता है आपके पास, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। डिप्टी चेयरमैन कौन बन सकता है दोस्तों, इसके अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है, निष्कासन के लिए विशेष प्रस्ताव लाना आवश्यक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ डिप्टी चेयरमैन आपको कोई भी आपके वहां से जो भी आपके पास राज्यसभा से मेंबर है वो बन सकता है। नेक्स्ट आपका लीडर ऑफ द हाउस, तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूंगा पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेशंस क्या रहते हैं आपके पास, पार्लियामेंट के रहते हैं आपके पास, पार्लियामेंट कंडक्ट इट्स बिजनेस थ्रू सेशन, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन कैन नॉट बी एक्सीड 6 मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट भाई।
कि जो भी कभी भी सेशन बैठेंगे तो उनमें मैक्सिमम गैप, ऐसा नहीं 6 महीने तक वो सेशन ना बैठे, 6 महीनों से ज्यादा मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने तक रहना चाहिए। मान लो अभी बजट सेशन बैठा, तो बजट सेशन मान लो मई में बैठा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन है आपको 6 महीने के अंदर बिठाना ही पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम गैप। वैसे तो दोस्तों 1 या 2 महीने बाद सेशन बैठ जाता है, बट अगर ऐसा हो कि 2 महीने बाद सेशन ना बैठे तो वो आपको 6 महीने के अंदर कोई ना कोई मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने का ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप 7वें महीने अगला सेशन बिठा रहे हो, 8वें महीने अगले सेशन बिठा रहे हो, ऐसा नहीं होता कभी भी नहीं। मैक्सिमम गैप बिटवीन दो सेशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा आपके पास दो सेशन के बीच गैप नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए सेशन के बारे में। बजट 70 कब बैठता है, फरवरी और मई के बीच बैठता है, आजकल बैठा है दोस्तों, ठीक है। आपके पास मॉनसून 70 जो उसको बोलते हैं हम, जुलाई और सितंबर के बीच बैठता है। विंटर सेशन शीतकालीन 70 नवंबर और दिसंबर के बीच बैठता है। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों देखो मई के बाद आप मॉनसून 70 कब बुला रहे हो, मई कौन सा महीना होता है दोस्तों, अप्रैल 5वां महीना होता है। अगला सेशन आप दिसंबर में बिठा रहे हो या नवंबर में बिठा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको मैक्सिमम गैप कितना है, आपको 6 महीने का, 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते आप, 6 महीने के अंदर आपको सेशन बिठाना पड़ेगा, संसद 70 बिठाना पड़ेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो एग्जाम में। तो नेक्स्ट आपके पास टर्मिनेशन ऑफ पार्लियामेंट सीटिंग, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलूंगा मैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास खत्म करना, पार्लियामेंट जो आपके पास 70 बैठा है उसको कैसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो इसको हम 4 तरीकों से खत्म कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहले बोलते हैं हम एडजॉर्नमेंट, JURNMENT, एडजॉर्नमेंट। नेक्स्ट होता है आपके पास एडजॉर्नमेंट सीनाडाई, ADJURNMENT, एडजॉर्नमेंट सीनाडाई, SINEDIA, ठीक है। थर्ड सेशन जो बैठता है आपके पास वो बैठता है प्रोगेशन, PROGATION। और फोर्थ सेशन आपका डिसोल्यूशन। आगे हम डिस्कस करेंगे चारों सेशन के बारे में। पहला सेशन क्या था दोस्तों आपका, एडजॉर्नमेंट मतलब स्थगन। तो ये जो आपके पास सेशन रहता है ये आपके पास टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष, ये जो एडजॉर्नमेंट है इसको कौन आपके पास करता है, तो इसको आपका स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर है वो एडजॉर्नमेंट सेशन को कर सकता है। एडजॉर्नमेंट सेशन का मतलब है मान लो बजट सेशन बैठा है, ठीक है। अब बजट सेशन जब बैठा है, ठीक है, बजट 70 जब भी बैठा है तो उसको ना 1 घंटे के लिए रोकना या 2 दिनों के लिए रोकना या 2-4 हफ्तों के लिए रोकना, ये किसके अंदर आता है आपके पास, एडजॉर्नमेंट स्थगन के अंदर आता है। तो इसको कौन आपके पास लागू करता है, इसको स्पीकर लागू करता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें 4 आपके पास सेशन रहते हैं जिसमें से 2 प्रेसिडेंट करते हैं और 2 स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो एडजॉर्नमेंट वाला है, स्थगन वाला है, उसको कौन करता है दोस्तों, स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो। अब मान लो बजट सेशन खत्म करना, बजट सेशन में ब्रेक चाहिए, 1 घंटे की ब्रेक चाहिए, 1 आवर की ब्रेक चाहिए, या 2 दिन की ब्रेक चाहिए, या 2 हफ्तों की ब्रेक चाहिए, तो उसको कौन लागू करता है आपके पास, स्पीकर लागू करता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका एडजॉर्न सीनेडाई, अनिश्चित कालीन स्थगन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अनिश्चितकालीन सदन को भी कौन लागू करता है आपके पास, या तो स्पीकर करेगा लोकसभा का, या आपके पास राज्यसभा का क्या दोस्तों, चेयरमैन करेगा। तो इसमें बिल्स वगैरह वैसे की वैसे ही रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। हाँ जी, ये जो सस्पेंशन रहता है इसका विदाउट स्पेसिफाइंग अ डेट फॉर रिजम्पशन, मतलब इसका ऐसा है कि इंडेफिनेट टाइम के लिए ये करते हैं हम, इंडेफिनेट टाइम के लिए हम इसको लागू करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि 1 हफ्ते के लिए ये लागू होगा, या 1 दिन के लिए लागू होगा, या 4 हफ्तों के लिए लागू होगा, मतलब अनिश्चित कालीन स्थगन, मतलब ये पता नहीं हमारे को कितने टाइम तक हम इसको ये सेशन रोक सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए भी रोक सकते हैं, 1 दिन के लिए भी रोक सकते हैं, 4 घंटे के लिए भी रोक सकते हैं, मतलब कोई काल, निश्चित काल नहीं इसका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कौन लागू करता है, स्पीकर लागू करता है। नेक्स्ट सेशन है, वैसे एक आधी बार ये एग्जाम में आए हैं, अभी तक आए नहीं है टेट के पेपर में, पर आपको पता होना चाहिए सेशंस के बारे में। नेक्स्ट आपके पास प्रोरोगेशन, 70 वासना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑफिशियल टर्मिनेशन बाय अ सेशन बाय द प्रेसिडेंट। हाँ जी, प्रोरोगेशन को कौन लागू करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट लागू करता है।
कौन लागू करता है? प्रेसिडेंट लागू करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका बजट सेशन हो गया, तो अब आपने मान लो बजट सेशन खत्म करना है, बजट सेशन को कौन खत्म करेगा? प्रोरोगेशन कौन करेगा? इसकी प्रोरोगेशन जिसको हम बोलते हैं, प्रेसिडेंट उसको करेगा। जैसे मानसून है, मानसून 70 को जो खत्म करना होगा, मान लो कि चला, जैसे बजट 70 आपके पास कब चलता है? फेब टू मई चलता है, पर आपने क्या कर दिया, वो मार्च में खत्म कर दिया या अप्रैल में उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अप्रैल को अब प्रेसिडेंट आता है, बोलता है कि बजट सेशन अब आज से खत्म, तो उस सेशन को क्या बोलते हैं हम? उस टर्मिनेशन को क्या बोलते हैं हम? प्रोरोगेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी सेशन को खत्म करना, क्या आपके पास प्रोरोगेशन है। नेक्स्ट है आपके पास डिसोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, विघटन जिसको हम बोलते हैं, इसको भी कौन लागू करता है? प्रेसिडेंट ही लागू करता है। इसमें होता है कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ लोकसभा, मतलब पूरी तरीके से हाउस क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। और ऐसा किसके बोलने पे होता है? प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे होता है। और लागू ऑर्डर कौन करता है इसको? प्रेसिडेंट लागू करता है। इसमें बिल बुल जितने भी होते हैं सारे क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे बिल। तो आपने 4 प्रकार की आपके पास सेशन टर्मिनेशन सेट पढ़ी। ठीक है, तो 4 प्रकार की पहली कौन सी थी दोस्तों? एडजॉर्नमेंट, जिसको हम स्थगन बोलते हैं। इसका ऐसा होता है कि फिक्स है टाइम इसका, कि या तो आप इसमें पहले से बोल देते हैं कि 1 घंटे के लिए ये सेशन खत्म करते हैं हम, या 1 दिन के लिए ये सेशन खत्म करते हैं, या 1 हफ्ते के लिए ये सेशन खत्म करते हैं। उसको कौन लागू करता है? स्पीकर लागू करता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा एडजॉर्नमेंट सीनेड है, अभी इसको भी कौन लागू करता है? स्पीकर लागू करता है या चेयरमैन लागू करता है। तो ये होता है आपके पास इनडेफिनेट टाइम के लिए, मतलब ये पता नहीं कि 1 दिन के लिए किया, 2 दिन के लिए किया, या 1 हफ्ते के लिए किया, 4 दिन के लिए किया, 4 घंटे के लिए किया, मतलब अनिश्चित कालीन है, कि कोई पता नहीं कितने टाइम तक हमने सेशन को बंद रखा है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है इसको कौन लागू करता है? प्रेसिडेंट लागू करता है। मान लो अब बजट सेशन हमने खत्म करना है, 2-3 महीनों के बजट सेशन चलता ही जा रहा है, तो बजट सेशन को जो खत्म करेगा वो कौन खत्म करेगा? प्रेसिडेंट खत्म करेगा, बोल देगा कि आज से बजट सेशन खत्म। तो ये भी आपके पास, इसमें बिल वगैरह अफेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट आपका डिसोल्यूशन, मतलब जब पूरी तरह से लोकसभा क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, तो वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो आपको ये 4 प्रकार के विघटन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्स, तो ये जो आपके पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बिल्स के टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के बिल्स है हमारे पास। तो आपके पास है ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स रहते हैं आपके पास। उसके बाद आता है मनी बिल, उसके बाद आता है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल 2, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 1 2 3 4 5 प्रकार के हमारे पास बिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको कितने प्रकार के बिल है आपके पास? 5 टाइप के बिल है। अच्छा, जो ऑर्डिनरी बिल है वो कहां पे आता है दोस्तों? उसको हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और उसको हम राज्यसभा में भी ला सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। जो आपके पास ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मनी बिल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट। मनी बिल जो है वो कहां आता है? सिर्फ लोकसभा में ही आता है। अभी तक दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो मनी बिल है वो कहां पे आता है? वो आपके पास लोकसभा में आता है। तो चलो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल को ही डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल कहां पे आता है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में आता है। राष्ट्रपति की परमिशन की इसको जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति की परमिशन लेना। हाँ, आर्टिकल नंबर 37 लिखा, पर यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 होना। अगर आर्टिकल नंबर 3 कभी लागू कर रहे हैं हम, तो उसमें राष्ट्रपति की परमिशन आपको लेनी पड़ती है। और दोस्तों इस बिल जो आपके पास मेजोरिटी होती है, कि मतदान का प्रकार क्या होता है, तो सरल सिंपल मेजोरिटी से ये बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे आपको मतदान कितने प्रकार के होते हैं, मेजोरिटी कितने प्रकार की होती है। सिंपल आपके पास होती है, ठीक है। आपके पास स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक होती है 1/3 मेजोरिटी होती है। इस टाइप की मेजोरिटी हम अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बट आपको सबसे पहले होना चाहिए ऑर्डिनरी बिल, जो साधारण विधेयक बिल है, वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में आता है। राष्ट्रपति की इसको परमिशन की जरूरत नहीं है, और ये सिंपल मेजोरिटी से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। हाँ, अगला ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ज्वाइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दो। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता ही रहूंगा और हर बार पूछूंगा ये क्वेश्चन कि कौन से आर्टिकल के अंदर आती है ज्वाइंट सीटिंग।
तो ये आती है आपके पास आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। हाँ, जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें ज्वाइंट सीटिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ, यस लिखा मैंने, मतलब अगर ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी बिल ऑर्डिनरी है, उसमें आप ज्वाइंट सीटिंग बिठा सकते हैं। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब होता है कि राज्यसभा राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बिठाए जाते हैं। और ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष करता है, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करता है? ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। हाँ, क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसको लौटा सकते हैं? हाँ, ऑर्डिनरी बिल को राष्ट्रपति वापस दे सकते हैं कि आप इस पे दोबारा से विचार करो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में आता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से ये क्या होता है? पास होता है। ज्वाइंट सीटिंग इसके लिए होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रपति इसको दोबारा से वापस भेज सकता है। नेक्स्ट आपके पास मनी बिल। ये तो दोस्तों आप लर्न कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आपका आर्टिकल नंबर 110 के अंदर आता है, ठीक है। सिर्फ लोकसभा में आता मनी बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मनी बिल है वो कहाँ आता है? सिर्फ लोकसभा में आता है। और ये जो मनी बिल है, इसको कौन, मनी बिल जो आता है उसको कौन बताता है कि ये मनी बिल है या नहीं है? उसको कौन बताता है दोस्तों? स्पीकर बताता है। अभी अभी हमने स्पीकर की शक्तियों के बारे में पढ़ा था, पावर्स ऑफ स्पीकर, तो उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जो बिल है, मनी बिल है, ये कौन बताता है कि ये जो बिल आया आपके पास मनी बिल है? तो ये कौन बताता है आपके पास? लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। क्या राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है मनी बिल को लाने से पहले? हाँ, राष्ट्रपति की परमिशन आपको लेनी पड़ती है मनी बिल को लाने से पहले। अच्छा, इसको जो मनी बिल को पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल मेजोरिटी की आपको जरूरत पड़ती है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट, इसमें के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। इसके लिए आप मनी बिल के लिए आप कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि मनी बिल आता ही कहाँ है? लोकसभा में आता है। तो ज्वाइंट सीटिंग के लिए आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बिल जब राज्यसभा में आता नहीं तो ज्वाइंट सीटिंग क्यों इसके लिए बैठेगी? तो इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं बैठती। और क्या राष्ट्रपति इसको वापस भेज सकता है? नहीं, राष्ट्रपति इसको वापस नहीं भेज सकता। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी लाइन आपके पास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। राष्ट्रपति इसको वापस नहीं भेज सकता। नेक्स्ट आपके पास फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, इतना ये एग्जाम में नहीं पूछते। तो लास्ट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, संवैधानिक संशोधन विधेयक। कभी भी हमने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 368। ये आपको कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 368 के अंदर ये आता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों में आ सकता है, दोनों सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। पर कॉन्स्टिट्यूशनल को चेंज करने के लिए आपको राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती, मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। और अगर आपको ये बिल पास करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब 2/3 मेजोरिटी से ये बिल आपको क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। और इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, ना ही प्रेसिडेंट इसको वापस भेज सकता है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट की परमिशन इसको लिए है नहीं। ऐसा होता है ना, देखो जितने भी अभी तक आपके पास बिल आए, देखो एक आपको फिर से इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं इस टेबल से क्या आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक तो आता है आपको मनी बिल से क्वेश्चन। मनी बिल कहाँ आता है? सिर्फ लोकसभा में आता है। एक आता है कि क्या राष्ट्रपति मनी बिल को वापस भेज सकता है? नहीं, राष्ट्रपति कभी भी मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता। हाँ, मनी बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति को पूछना जरूर पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास जो आपका संवैधानिक संशोधन विधेयक है, वो आपका दोनों सदन में आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सिर्फ लोकसभा में भी आता है और राज्यसभा में भी आता है। हाँ, क्या राष्ट्रपति को इसको लाने से पहले पूछना पड़ता है? नहीं, राष्ट्रपति को इसको लाने से पहले पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही राष्ट्रपति इसको वापस भेज सकता है। और इसके लिए जो मेजोरिटी रहती है वो क्या रहती है? हमेशा स्पेशल में, जिसको हम बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास करना पड़ता है। अगर आपने कभी भी हमारे संविधान में संशोधन करने हैं तो हमेशा कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। हाँ, ज्वाइंट सीटिंग इसके लिए कभी नहीं बुलाई जाती। तो आपके पास पहले लोकसभा में ये बिल जाएगा, वहां से पास होगा, फिर वो राज्यसभा में ये बिल जाएगा, फिर राज्यसभा में ये पास होगा। तो ये आपके पास जो टेबल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो आपके पास रहता है ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? 108 आर्टिकल के अंदर आती है। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ज्वाइंट सीटिंग कभी भी, ज्वाइंट सीटिंग जो हमने वो कहाँ से ली है? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास इसकी जो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में होगा, ठीक है। होल्डिंग एंड ऑफ स्पीकर, हाँ, इसकी अध्यक्षता कौन करता है आपके पास? संयुक्त सत्र जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। कहाँ का? लोकसभा का। लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। कभी भी राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कभी भी आपके पास संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ लिखा मैंने डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ आर्टिकल 108 के अंदर आता है, ठीक है। संयुक्त बैठक क्या है? सदन के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हल करने के लिए एक तंत्र है। मतलब मान लो कभी भी कि लोकसभा में बिल पास हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा में भी पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी ये पास होना चाहिए, बट लोकसभा में वो पास हो रहा है, राज्यसभा में वो क्या हो रहा है? पास नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? लोकसभा के लोगों को, मिनिस्टर्स को भी एक साथ में बिठाते हैं और राज्यसभा के मिनिस्टर्स को भी एक साथ में बिठाते हैं और तब आपके पास वोटिंग करवाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल की बात की गई? 108 आर्टिकल के अंदर ये बात की गई है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जो आपके पास ज्वाइंट सीटिंग है उसको कौन अध्यक्ष करता है? स्पीकर अध्यक्ष करता है। मतलब ओनली स्पीकर उसको क्या कर सकता है? उसकी अध्यक्षता कर सकता है। बट अगर मान लो स्पीकर नहीं हो तो क्या आपके पास चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कर सकता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपके पास क्या ज्वाइंट सीटिंग कर सकता है? ज्वाइंट सत्र, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? दोस्तों जल्दी से बताओ मुझे। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, ठीक है। कभी भी जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वॉइस प्रेसिडेंट। वो कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अगर आपके पास स्पीकर नहीं है तो वहां पे दोस्तों आपके पास डिप्टी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर आपके पास उसकी अध्यक्षता कर लेगा, बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, अगर मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चेयरमैन कर लेगा? नहीं, तब भी चेयरमैन कभी उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। उसकी अध्यक्षता तब कौन करेगा? डिप्यूटी चेयरमैन। डिप्यूटी चेयरमैन उसकी अध्यक्षता कर सकता है, बट चेयरमैन कभी नहीं कर सकता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो इस लाइन को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब वॉइस प्रेसिडेंट जो रहता है हमारे पास, वो कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। या तो कौन करेगा? स्पीकर करेगा। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो आपका डिप्टी चेयरमैन कर लेगा, बट चेयरमैन कभी नहीं करेगा। तो हाँ, संयुक्त बैठक के लिए कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइमरी है, ठीक है, मुख्य रूप से वही अध्यक्षता करेगा। अनुपस्थिति पे लोकसभा का उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर कर लेगा, ठीक है। बट वॉइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिजाइड, तो राज्यसभा का सभापति कभी अध्यक्षता नहीं करते हैं इसकी संयुक्त बैठक की। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हाँ, संयुक्त बैठक जो होता है उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है आपके पास 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? मनी बिल आपके आवास आता है 110 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक किसके अंदर, आर्टिकल के अंदर आता है? 368 आर्टिकल के अंदर आता है। ये दो बिल जब भी आएंगे इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। मतलब ज्वाइंट सीटिंग कभी भी इन दो बिल के लिए नहीं होती। यहां हमने टेबल में भी दोस्तों आपको पढ़ा था, पीछे आपको टेबल बता दूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो, जो मनी बिल होता है उसके लिए भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, और जो आपके पास संविधान संशोधक विधेयक बिल था उसके लिए भी आपके पास संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। तो यही मैंने आगे आपके पास लिखा है कि संयुक्त बैठक मनी बिल और संविधान संशोधक विधेयक बिल के लिए कभी भी नहीं हो सकती। और संयुक्त बैठक की बात कौन से आर्टिकल के अंदर की है? आपके पास आर्टिकल नंबर 108 के अंदर की है। अच्छा, मनी बिल
के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट, ठीक है। जो आपके पास मनी बिल है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 110 के अंदर ये आता है। और मनी बिल जो डिसाइड है उसको कौन करता है, मनी बिल को कौन डिसाइड करता है, मनी बिल को डिसाइड करता है आपके पास स्पीकर, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो डिसाइड करता है जो आप बिल लेके आए हैं ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, नो संयुक्त बैठक, नो ज्वाइंट सीटिंग। तो मनी बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती है। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारे पास राष्ट्रपति है वो कभी भी इस बिल को वापस नहीं भेज सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। इस बिल को आप वापस भेजो, दोबारा इसको लेके आओ, तो ऐसा कभी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो जो रहती है हमारे पास, अच्छा वोटिंग मैकेनिज्म आपके लिए मैंने आपको ये भी बता दिया, कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से ज्वाइंट सीटिंग क्या होती है आपके पास, पास हो जाती है, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यही इसका वोटिंग मैकेनिज्म रहता है। मान लो आपके पास 700 लोग हैं, क्योंकि देखो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं 545, राज्यसभा में 245, ठीक है। अब मान लो 545 में से 500 बंदे आए और 245 में से 200 बंदे आए, तो टोटल कितने बंदे हो गए, 700 बंदे हो गए, ठीक है। आपके पास कितने 350, 351 वोट भी अगर पड़ जाती है तो आपके पास वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी इस पे लानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक वोट भी एक्स्ट्रा हो जाती तो भी ज्वाइंट सीटिंग जो बिल होगा लाके आएंगे वो क्या हो जाएगा, आपके पास पास हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दे, आपके लिए वीडियो कितनी यूजफुल रही है, कितना आपके लिए कंटेंट यूजफुल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।